कोलकाता रेप के पीछे गहरी साजिश का इशारा। लेडी डॉक्टर की लाश मिलने के बाद सुबह 6 से 11 बजे की कहानी आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोलकाता में जो रेप जो जूनियर ट्रेनिंग नर्स के साथ जो हुआ है वह बेहद घिनौना और शर्मनाक ये जो घटना जो घटी है। आज इस वीडियो में आपके हर एक सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा और आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस रात उस ट्रेनिंग नर्स के साथ क्या हुआ था आज हम सब जानेंगे इस वीडियो में। बड़ी ही दर्दनाक और हृदय विदारक यह घटना है। हर एक आपके मन में और जहन में जो सवाल है, आज आपका हर एक डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। हर एक विषय के बारे में उस ट्रेनिंग जो जूनियर जो डॉक्टर थी उसके साथ क्या क्या हुआ था, जो घटना घटी थी, आपके जो भी मन में सवाल है आज इस वीडियो में वह क्लियर हो जाएगा और हर एक चीज़ आपको आपके सवाल का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। बेटी का कत्ल सेमिनार हॉल में नहीं हुआ था। लाश मिलने के 3 घंटे बाद जानकारी क्यों दी गई थी? तो क्या सबके मन में और जहन में क्या सवाल है कि क्या 20 लोगों ने मिलकर उस बेटी के साथ गैंगरेप किया था क्या? यानी उस जूनियर लेडी डॉक्टर के साथ 20 लोगों ने मिलकर गैंगरेप किया था क्या? बड़ी ही दर्दनाक और हृदय विदारक यह कहानी है। वीडियो के लास्ट इन तक जुड़े हैं और बने रहें तो ही जान पाएंगे हकीकत और सच्चाई क्या है। आज इस वीडियो में दूध का दूध और पानी का पानी सब हो जाएगा। शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें तो ही जान पाएंगे, क्योंकि हर एक चीज़ों को बड़ी बारीकियों के साथ समझना पड़ेगा तो ही जान पाएंगे हम असल में क्या है पूरा मामला। तो आशा नहीं उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। आयुष यात्रा क्राइम चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और आपसे गुजारिश है कि अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए हैं तो कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और आयुष यात्रा क्राइम चैनल की तरफ से एक मुहिम चलाई जा रही है। आप जहां से इस वीडियो को देख रहे हैं अपना नाम और पता, जिला जरूर लिखें। आने वाली वीडियो में आपका नाम और आभार व्यक्त किया जाएगा। और यह वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है क्योंकि इस वीडियो में हर एक बारीकियों के साथ सब कुछ क्या है मामला और क्यों और कैसे घटना घटी, सब कुछ आपके सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। बीती 9 अगस्त सुबह करीब 7 बजे कॉल डिटेल रिकॉर्ड के मुताबिक ठीक यही वो वक्त था। अराजिकल अस्पताल से अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के मोबाइल पर फोन आया था। फोन करने वाला अस्पताल का ही एक स्टाफ था। उसने डॉक्टर घोष को पहली बार ये जानकारी दी कि चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में तैनात ट्रेनी जूनियर डॉक्टर की लाश सेमिनार हॉल में पड़ी। पूरी जानकारी देने के बाद फोन कट कर दिया जाता है और अगले कुछ मिनटों में फोन करने वाला डॉक्टर घोष के व्हाट्सएप पर जूनियर डॉक्टर की लाश की जो तस्वीर होती है वह फोटो भेज देता है। लाश तब तक सेमिनार हॉल में ही पड़ी थी। डॉक्टर संदीप घोष अराजिकल अस्पताल से लगभग आधा घंटे की दूरी पर फूल बागान इलाके में रहते थे। खबर मिलने के बाद वे अस्पताल जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। उधर सेमिनार हॉल में पड़ी लाश की खबर अब तक पूरे अस्पताल में सभी लोगों के बीच फैल चुकी थी। तमाम डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, ट्रेनी डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ
और यहाँ तक कि अस्पताल के बाकी कर्मचारी सेमिनार हॉल में पहुंच चुके थे। लेकिन डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ होने और क्राइम सीन की अहमियत जानने के बावजूद हर कोई जाने अनजाने क्राइम सीन के सबूतों को, अपने जूते और चप्पलों को और हाथों के निशानों को मिटा रहे थे। लाश के इर्द गिर्द शायद ही ऐसी कोई चीज हो जिस पर भीड़ ने अनजाने में अपनी निशानियां छोड़ दी थी। ये वो पल था जब मौका या वारदात पर सबूतों के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ किया गया था। उधर डॉक्टर संदीप घोष फोन पर मिली जानकारी के अनुसार लगभग सुबह 8 बजे अराजिकल अस्पताल पर पहुंच चुके थे। वे भी सीधे आनन फानन में सेमिनार हॉल में पहुंच जाते हैं और जूनियर डॉक्टर की लाश अब भी वहीं पर पड़ी थी। चूंकि अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने पहले ही ट्रेनी डॉक्टर की नब्ज और धड़कनों से यह पता लगा लिया था कि जूनियर डॉक्टर जो है वह अब जिंदा नहीं है, इसीलिए लाश अपनी जगह पर पड़ी रही, उसे कोई हाथ नहीं लगाया। अस्पताल के अपने तमाम खास लोगों से बात करने के बाद डॉक्टर घोष ने पहली बार सुबह 9 बजे खुद ही पुलिस को जूनियर डॉक्टर की लाश की जानकारी दी जाती है। चश्मदीदों के मुताबिक सेमिनार हॉल में पहली बार सुबह 6 बजे लाश देखी गई थी। अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर घोष को 7 बजे इस बात की जानकारी दी गई थी, जबकि उन्होंने 9 बजे पुलिस को फोन किया था। यानी लाश देखे जाने के पूरे 3 घंटे के बाद पहली बार पुलिस को लाश की जानकारी की सूचना दी गई थी। शुक्रवार 9 अगस्त सुबह 10:53 हुए थे। यही वो वक्त था जब पहली बार अराजिकल अस्पताल से जूनियर डॉक्टर की मां पहली बार फोन किया था। यानी जूनियर डॉक्टर के मां के पास पहली बार फोन किया गया था। लाश मिलने के 4 घंटे 53 मिनट के बाद फोन करने वाले ने बताया कि अराजिकल अस्पताल से बोल रहा हूं। इसके बाद उसने कहा कि आपकी बेटी की अचानक तबीयत खराब है। इसके बाद वह फोन कट कर देता है। घबराई हुई मां ने फौरन उसी नंबर पर वापस फोन लगा देती है और पूछा कि उसकी बेटी को क्या हुआ है। सामने से जवाब मिला कि उसकी जो बेटी है उसकी तबीयत खराब है और आप अस्पताल पर चले आइए। उसके बाद फिर फोन कट कर दिया जाता है। फिर मां को रहा नहीं जाता है और मां फिर से एक बार उस फोन को उसी नंबर पर लगा देती है। जब फोन इस बार जब लगाया जाता है तो इस बार फोन उठाने वाले ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बोल रहा हूं और आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। इतना कहते ही वह फोन फिर से कट कर देता है। बेटे की खुदकुशी की खबर सुनते ही बदमाश मां और बाप फौरन अराजिकल अस्पताल की ओर भागते हैं। माँ बाप दोपहर 12 बजे के आसपास अस्पताल पहुंच चुके थे, लेकिन अस्पताल का कोई भी स्टाफ उन्हें यानी उनकी बेटी को मिलवा नहीं रहा था। इस दौरान माँ बाप लगातार गिड़गिड़ाते रहे और अपनी बात को कहते रहे कि एक बार उन्हें उनकी बेटी का चेहरा तो दिखा दो, एक बार मेरी बेटी का चेहरा दिखा दो। पर किसी ने नहीं दिखाया और वह गिड़गिड़ाते ही माँ बाप रह जाते हैं। शुक्रवार 9 अगस्त दोपहर 3 बजे का समय था। अस्पताल पहुंचने के करीब 3 घंटे के बाद यानी 3 बजे पहली बार माँ और बाप को उनकी बेटी की लाश को
दिखाया गया। जूनियर डॉक्टर की मां ने कहा कि उनकी बेटी की पैंट खुली हुई है और जूनियर डॉक्टर की मां ने यह भी कहा कि पूरे जिस्म पर कपड़े का सिर्फ एक टुकड़ा है। हाथ टूटे हुए थे, आंख और मुंह से खून रिस रहा था। लाश को देखते ही मौके पर ही मां ने डॉक्टरों से कहा कि मेरी बेटी ने सुसाइड नहीं किया है, बल्कि मेरी बेटी का मर्डर हुआ है। मेरी बेटी का कत्ल किया गया है और लाश की हालत ही कुछ ऐसी थी कि उसे देखकर कोई भी आसानी से बता सकता था कि ये तो मर्डर केस है। तो फिर अस्पताल ने जूनियर डॉक्टर की मां से सुबह सुबह 2 बार झूठ क्यों बोला था? पहला झूठ है कि मेरी बेटी बीमार है और दूसरा कि उसने खुदकुशी कर ली है। तो जिस असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने जूनियर डॉक्टरों की मां से ये बात कही थी, उससे शुरुआत में जब कोलकाता पुलिस ने पूछताछ की तो उसने अपनी सफाई में कहा कि चूंकि डॉक्टर की मौत हो चुकी थी, इसीलिए वे घर वालों को सीधे सच्चाई नहीं बताना चाहता था, इसीलिए उन्हें अस्पताल लाने को कहा था। यह सवाल यह है कि अगर डॉक्टर की मौत को ही छुपाना था तो पहले कॉल पर बीमार होने की बात कहने के बाद दूसरी बार खुदकुशी की बात क्यों कही गई थी? असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था और वह चुप और अवाक यानी चन्न हो गया था। सुपरिटेंडेंट के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था और वह मौन धारण करके वह चुपचाप खड़े थे जब पुलिस के द्वारा इस बात को पूछा गया था। वही अराजिकल अस्पताल से महज जूनियर डॉक्टर के माता पिता का घर तकरीबन आने का जो सफ़र है वह तकरीबन 1 घंटे का सफ़र है। बाद में जूनियर डॉक्टर के पिता को वे सेमिनार हॉल भी दिखाया जाता है जहां उनकी बेटी की लाश मिली थी। पिता ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें शक है कि उनकी बेटी का कत्ल सेमिनार हॉल में नहीं हुआ है, बल्कि मारने के बाद यहां पर उसकी लाश को लाकर फेंक दिया गया है, ऐसा पिता का कहना था। 9 अगस्त शुक्रवार शाम और रात तक जूनियर डॉक्टर की मौत की पूरी कहानी अराजिकल अस्पताल की चारदीवारी के अंदर ही थी। बाहर मीडिया के जरिए जो खबर आई थी वह आधी अधूरी थी। कोलकाता पुलिस ने भी शुरुआती लम्हों में केस और केस की जांच को जिस तरीके से लेना चाहिए वैसे नहीं लिया गया था। लिहाजा शनिवार आते आते डॉक्टरों की मौत और रेप की बातें धीरे धीरे अस्पताल के चारदीवारी से निकलकर बाहर यानी कोलकाता और पूरे देश तक पहुंच जाती है। एक साथ दर्जनों थ्योरी हवा में तैरने लगती है और धरना प्रदर्शन और आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले उसी अराजिकल अस्पताल से शुरू हो जाती है जहां जूनियर डॉक्टर की लाश मिली थी। लेकिन फिर देखते ही देखते पूरे देश के डॉक्टर इस आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। अब उंगली अस्पताल प्रशासन से हटकर पहले ममता सरकार पर, फिर कोलकाता पुलिस के बाद कोलकाता के पुलिस कमिश्नर की तरफ घूमने लगी है। फिर बीच में कोलकाता हाई कोर्ट आ गया था और आनन फानन में मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था। सीबीआई की टीम भी फौरन दिल्ली कोलकाता कूच कर गई और जांच को अपने तरीके से शुरू कर दी जाती है। अब सवाल यह है कि सीबीआई क्या जांच कर रही है, और सवाल यह भी है कि सीबीआई से पहले कोलकाता पुलिस ने क्या जांच की थी। तो पहले बात तो यह है कि कोलकाता पुलिस की जांच की, क्योंकि जांच की शुरुआत कोलकाता पुलिस ने पहले की थी। कोलकाता पुलिस के मुताबिक जब 9 अगस्त की सुबह
9:15 बजे के आसपास सेमिनार हॉल पहुंची थी, तो वहां उसे जूनियर डॉक्टर की लाश के पास उसका मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप और एक ब्लूटूथ नेक बैंड मिला था। पर जूनियर डॉक्टर के मोबाइल से कनेक्ट करने पर वह कनेक्ट नहीं हो रहा था। इसके बाद सबसे पहले पुलिस ने अस्पताल की तीसरी मंजिल पर मौजूद सेमिनार हॉल में एंट्री की और एग्जिट तीसरी मंजिल की तरफ जाने वाले तमाम सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू कर देती है। सेमिनार हॉल के अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, लेकिन कुछ कैमरे ऐसे लगे थे। इन कमरे में कोई तीसरी मंजिल पर सेमिनार हॉल की तरफ जाने वाले कॉरिडोर से आते जाते नजर आ रहे थे और कोलकाता पुलिस ने सबसे पहले उन्हें अपनी तफ्तीश में शुरू किया और पूछताछ में पता चला कि कैमरे में एक शख्स के अलावा बाकी सभी अस्पताल के स्टाफ हैं। यानी जब उस सेमिनार हॉल के अगल बगल जब सीसीटीवी को खंगाला गया पुलिस के द्वारा, तो जो वीडियो में जो दिखाई दिया वे बाकी लोग सभी लोग अस्पताल के स्टाफ थे, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति ऐसा था कि जो उस अस्पताल का नहीं था और वह एक लौता शख्स जो बाहरी था, उसका नाम संजय राय था। कोलकाता पुलिस से एक सिविक वॉलंटियर था वह। संजय राय बाद में अस्पताल के ही करीब पुलिस की एक बैरक में सोता हुआ मिलता है। जब पुलिस उस संजय राय की जब छानबीन करती है, जब उसकी खोज करती है, तो पता चलता है कि संजय राय वह अस्पताल के ही करीब एक पुलिस की बैरक में सो रहा था। बैरक से पुलिस ने उसके वे कपड़े भी बरामद किए जो वे धो चुका था, लेकिन उसके जूतों पर खून के कुछ निशान पाए जाते हैं। संजय राय के मोबाइल से जब मौके पर वह मिले ब्लूटूथ और नेक बैंड को कनेक्ट किया जाता है, तो वह कनेक्ट हो जाता है। वे फौरन उसके मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है और कोलकाता पुलिस को यकीन हो गया कि संजय राय ही कातिल है और कोई नहीं है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उधर डॉक्टरों का आंदोलन अब जोर पकड़ चुका था। इस बीच पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वह भी आ जाती है और रिपोर्ट में मौत की जो वजह थी वह गला घोटना बताया जा रहा था। रेप या गैंगरेप की पुष्टि के लिए जूनियर डॉक्टर और संजय राय का जो डीएनए सैंपल है वह फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया था। पर इसी बीच एक डॉक्टर ने ये बयान दिया कि जूनियर डॉक्टर के वेजाइना में 151 मिलीग्राम वाइट लिक्विड मिला है। बड़ी चौंकाने वाली बात या जो आती है, जिसे पुलिस एक बार फिर से शौक रह जाती है। जूनियर डॉक्टर के वेजाइना से 151 मिलीग्राम वाइट लिक्विड मिला है। उन्होंने दावा किया कि म्यूकस और 2-3 चीज़ों को छोड़ दें तो ज़्यादातर लिक्विड सीमन है। इतनी बड़ी मात्रा में सीमन की मौजूदगी का हवाला देते हुए डॉक्टर ने दावा किया कि मामला रेप का नहीं या बल्कि गैंगरेप का है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि एक औसत भारतीय आदमी का सीमन 5 मिलीग्राम के करीब पाया जाता है। इस हिसाब से अगर मान लें कि 151 मिलीग्राम में से अगर 100 मिलीग्राम भी म्यूकस या बाकी चीज़ें हैं और बाकी 50 मिलीग्राम सीमन है, तो 5 ग्राम के औसत से 10 लोगों ने रेप किया है। और अगर 151 मिलीग्राम में से 100 मिलीग्राम सीमन है, तो क्या 20 लोगों ने गैंग रेप किया है क्या? ऐसा तर्क वितर्क डॉक्टरों के द्वारा किया जा रहा था। डॉक्टर के बयान के बाद से ही गैंग रेप की थ्योरी हर तरफ घूमने लगी थी। फिर हुआ यूं कि कोलकाता पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद आनन फानन में जूनियर डॉक्टर का अंतिम संस्कार कर दिया था।
और घर वालों का इल्जाम है, जिस शमशान में अंतिम संस्कार होना था वहां पर 3 अर्थियां पहले से ही मौजूद थी। कायदे से पहले उनका अंतिम संस्कार होना था, लेकिन कोलकाता पुलिस के दबाव की वजह से पहले जूनियर डॉक्टर की अंतिम संस्कार करवा दिया गया था। कोलकाता पुलिस के इस जल्दबाजी ने भी जूनियर डॉक्टर की मौत की साजिश को और भी हवा दे दी है। हालांकि कोलकाता पुलिस ने इस जल्दबाजी पर भी अपनी सफाई दी है। पुलिस का कहना था कि चूंकि जूनियर डॉक्टर के मौत के बाद ही आंदोलन जारी था, इसीलिए पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए ऐसा किया था, ऐसा पुलिस वालों का कहना था। हालांकि तब इसके लिए माँ बाप से इजाज़त ले ली गई थी और बाकायदा इजाज़त लेने के बाद तब जाकर जूनियर डॉक्टर का अंतिम संस्कार किया गया था, ऐसा पुलिस वालों का कहना था। कोलकाता पुलिस की जांच पर इसीलिए उंगली उठ रही है क्योंकि संजय राय की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने एक तरफ से केस को सुलझाने का दावा करते हुए केस को क्लोज करने का लगभग मन बना लिया था, जबकि लोगों का ऐसा लगने लगा था कि पुलिस आरजिकल अस्पताल के प्रिंसिपल समेत बड़े लोगों की गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रही है। इसी बीच आरजिकल अस्पताल के कुछ पुराने मामले भी सोशल मीडिया पर तैरने लगते हैं, जिसमें 2003 का सौमित्र विश्वास का खुदकुशी केस भी शामिल है। इल्जाम लगे हुए थे कि सौमित्र की भी हत्या हुई थी और ये हत्या अस्पताल के अंदर ही हुई थी, जिनमें 2003 का सौमित्र विश्वास खुदकुशी केस भी शामिल था। इल्जाम लगे कि सौमित्र की भी हत्या हुई थी और ये हत्या अस्पताल के अंदर ही हुई थी। अस्पताल के अंदर चल रहे सेक्स और पोर्नोग्राफी रैकेट को दबाने के लिए यह हत्या की गई थी। इस बीच बीजेपी के एक सांसद ने आरजिकल अस्पताल में मानव अंगों की तस्करी का मुद्दा उठाकर एक नई थ्योरी उछाल दी है। अब इन अनगिनत थ्योरी के बीच बात सीबीआई तक पहुंच चुकी है, तो सीबीआई के सामने जो सबसे अहम सवाल इस वक्त है जिनका जवाब उसे ढूंढना है, वे सवाल है कि क्या जूनियर डॉक्टर का कत्ल अकेले संजय राय ने किया है? क्या इस कत्ल के पीछे मकसद रेप था? क्या जूनियर डॉक्टर के जिस पर तमाम जख्म के विरोध के दौरान ही गुत्थम गुत्थी हुई थी? और क्या ये कत्ल सेमिनार हॉल के अंदर ही हुआ था? ऐसा सीबीआई का कहना है। सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी कैमरे के फुटेज ने इनमें से कई सवाल जवाब दे दिए, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अभी भी ढूंढा जा रहा है। जैसे लाश सुबह 6 बजे देखी गई, फिर अगले 3 घंटे तक पुलिस को खबर क्यों नहीं की गई है? लाश मिलने के करीब 5 घंटे बाद घर वालों को खबर क्यों दी गई है? खबर सुबह 7 बजे मिलने के बाद अगले 2 घंटे तक यानी सुबह 9 बजे तक आरजिकल अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने क्या किया था? अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने और किसी से क्यों नहीं बात की? किस किस से बात की थी? शुरुआत में कोलकाता पुलिस के बुलाने के बावजूद प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष पुलिस के पास क्यों नहीं गए थे? तीसरी मंजिल पर ही सेमिनार हॉल के करीब अचानक कंस्ट्रक्शन का काम क्यों शुरू कर दिया गया? जब जूनियर डॉक्टर के जिस्म पर चेहरे से लेकर पैर तक जख्मों के निशान थे, जिस्म के निचले हिस्से से कपड़े गायब थे, तो फिर शुरुआत में कोलकाता पुलिस ने किसके कहने पर अननेचुरल डेथ यानी अस्वाभाविक मौत का केस किसके कहने पर दर्ज किया गया था? जबकि लाश को देखकर कोई भी ये बता सकता था कि मामला जो है वह रेप और मर्डर का है। कोलकाता हाई कोर्ट तक जब ये बात पहुंचती है तो इस बात पर
कोलकाता पुलिस को जमकर डांटा था और जिस पर अस्पताल के अंदर जूनियर डॉक्टर को जमकर इस बातों को लेकर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी। जूनियर डॉक्टर का कत्ल हुआ और उसी अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम क्यों कराया गया, इसके किसके कहने पर यह पोस्टमार्टम कराया गया था, ऐसा हाईकोर्ट वालों का कहना, ऐसा हाईकोर्ट का कहना था और पुलिस को जमकर फटकार लगाई जाती है। इन सवालों के जवाबों को जानने के लिए सीबीआई अब तक करीब 20 लोगों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन आरोपी संजय राय के अलावा जिस शख्स के सबसे ज्यादा बार और लंबी पूछताछ हो रही है वे उसी अराजिकल अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर घोष हैं। दरअसल डॉक्टर संदीप घोष ने अपने आप में एक संदिग्ध कैरेक्टर है। सत्ता और स्वास्थ्य मंत्रालय में इनकी अच्छी खासी पैठ है, इतनी जबरदस्त पैठ है कि जब अराजिकल मेडिकल कॉलेज अस्पताल की प्रिंसिपल के चुनने के लिए जब इंटरव्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के चुनने के लिए इंटरव्यू हो रहा था, तब उस इंटरव्यू में 16वें नंबर पर इनका स्थान था। इसके बावजूद उन्हें प्रिंसिपल बना दिया गया था। 2 मौके ऐसे आए जब अराजिकल अस्पताल से ट्रांसफर भी करवा दिया गया था, लेकिन ट्रांसफर ऑर्डर निकलने के बावजूद भी दोनों बार न सिर्फ इन्होंने उस ऑर्डर को रुकवाया बल्कि इसी अराजिकल अस्पताल में या डटे रहे। इनके ऊपर अस्पताल के बेस्ट मटेरियल टेंडर से लेकर पार्किंग टेंडर तक को लेकर घूस लेने के इल्जाम है। कहते हैं कि ये अस्पताल परिसर में सुरक्षा गार्डों से घिरे रहते हैं। जूनियर डॉक्टर की मौत के बाद से इन पर और भी तरह तरह के इल्जाम लग रहे हैं और खबर तो ये भी है कि वे सीबीआई को भी पूछताछ में गुमराह कर रहे हैं। इसीलिए सीबीआई अदालत से इजाज़त लेकर और प्रिंसिपल साहब का पॉलीग्राफ टेस्ट करने का भी सोच रही है। संजय राय के पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाज़त पहले ही अदालत से मिल चुकी है और जिस जूनियर डॉक्टर की मौत को लेकर पूरे देश के डॉक्टर आंदोलन कर रहे हैं उसकी मौत के सच से फॉरेंसिक रिपोर्ट बड़ी आसानी से पर्दा हटा सकती है और इस फॉरेंसिक रिपोर्ट से ये पता चल जाएगा कि जूनियर डॉक्टर के साथ रेप हुआ था या फिर गैंग रेप हुआ था। अगर रिपोर्ट रेप की तरफ इशारा करती है तो फिर संजय राय की सूरत में ये उसी पर जाकर ख़त्म हो जाएगा और अगर फॉरेंसिक रिपोर्ट जूनियर डॉक्टर की मौत के गैंग रेप बताती है तो फिर साजिश की कुछ और ही कहानी पेपर्दा हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि सोशल मीडिया पर तैर रहे दर्जनों थ्योरी के किनारे रखते हुए फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतज़ार हम सभी लोगों को करना चाहिए। उसकी जांच पड़ताल गहनता के साथ की जा रही है और जैसे ही फॉरेंसिक की रिपोर्ट सामने आएगी जितने भी आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी आम आवाम लोगों का कहना है कि जो भी इस घटना को अंजाम दिया है, जो भी और जितने भी आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि कोई भी शख्स ऐसे घटना को करने की बजाय व सोचने पर भी इस कदम को उठाने से पहले उसको 100 बार सोचना पड़े। और सभी बहन बेटियों की हिफाजत हम सभी लोगों को करना चाहिए। किसी की भी बहन बेटी हो वह बगल में खड़ी हो और वह ऐसा महसूस करे, ऐसा महफूज करे कि मैं सुरक्षित हूं और आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा। देखते रहिए क्राइम की दुनिया में आयुष यात्रा क्राइम चैनल। हर रोज शाम 7:30 बजे एक नई सच्ची घटना, एक कहानी के साथ हम आयुष यात्रा क्राइम चैनल पर हाजिर हैं और आप देखना ना भूलें। अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार सपोर्ट आयुष यात्रा क्राइम चैनल पर बनाए रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं हम आपके साथ एक नई सच्ची घटना, एक न्यू रियल स्टोरी, कहानी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।